अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे उत्पादन के लिए बैंगन की फसल में आवश्यक कार्य। अच्छी बढ़वार हेतु तंबाकू की फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। अपने प्रदेश में बैंगन की खेती वर्ष भर की जाती है और अभी इसकी फसल कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन और फलन अवस्था पर है। फसल की इन अवस्थाओं पर सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ पौध सुरक्षा उपाय को अपनाने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई, आप बैंगन की फसल में इन प्रबंधनों को कैसे अपनाएंगे, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं जिला रांची के प्रगतिशील कृषक राजेश्वर महतो। मैं बैंगन का खेती कर रहा हूँ। बैंगन जो है हम कई एक स्टेप में लगाए हैं। पहले सितंबर में लगाए हैं जो पूरा फल फूल पूरा दे रहा है, फिर अक्टूबर में लगाया है, फिर दिसंबर में भी लगा रहे हैं। इस तरह से पूरे बैंगन जो है 3 एकड़ में मैं बैंगन का खेती कर रहा हूँ। जो है बैंगन जो देख रहे हैं ये हमेशा किसानों को खरपतवार निकालना चाहिए। हर 20 दिन 25 दिन के बाद खरपतवार निकालना चाहिए। अगर यदि नहीं निकालते हैं खरपतवार तो बैंगन के पौधे में जो है कीड़ा मकोड़ा का अटैक पड़ जाएगा। बैंगन की फसल में खरपतवार न केवल पानी और खाद के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि ये खरपतवार विभिन्न हानिकारक रोग और कीटों को शरण भी देते हैं, जिससे फसल में पौध सुरक्षा उपाय करने के बाद भी ये कीट और रोग फिर से मुख्य फसलों में आकर हानि पहुंचाते हैं। साथ ही खरपतवार फसल की वृद्धि और विकास को भी बाधित करते हैं। ये पौधा जो देख रहे हैं ये मेरा लगभग 35 से 40 दिन का है। इसमें 2 कुड़ाई कर दिए हैं, अभी तीसरा में जा रहे हैं। हर 20 दिन 25 दिन में जो है खरपतवार आ जाता है, उसको साफ करते हैं। 20 दिन 25 दिन में उसका खरपतवार को साफ करते रहना चाहिए और कुड़ाई कीजिएगा। जितना बैंगन को कोड़िएगा उतने आपको ये फल देगा। बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल की विभिन्न अवस्थाओं पर पोषक तत्वों को व्यवहार में लाना जरूरी होता है। किसान अक्सर आधार खाद के रूप में यूरिया, डीएपी डालकर सोचते हैं कि उत्पादन अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं है। फसल की विभिन्न अवस्थाओं पर अलग अलग उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं अच्छा उत्पादन लेने के लिए उर्वरकों को कैसे व्यवहार में लाना है। किसान भाई जो है, कोई भी किसान जो है पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी फसल में पोटास 50% कम से कम पोटास आपको दीजिएगा। जितना आप यूरिया डाल रहे हैं उसका आधा पोटास कम से कम आपको देना है। हम इस बैंगन में ड्रिप से भी खाद चलाते हैं और ये ड्रिप में हर सप्ताह में जो है एक बार यूरिया चलाते हैं। प्रति एकड़ 3 किलो के हिसाब से पोटास चलाते हैं 2.5 किलो के हिसाब से, और कैल्शियम जो है सप्ताह में 1 दिन चलाते हैं। और गाय मूत्र का भी हमने प्रयोग करता है और गाय मूत्र जो है ड्रिप में चला देते हैं। इस तरह से हम गाय पेशाब को भी स्प्रे में के रूप में भी प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जब फल फूल आने लगता है उस समय सूक्ष्म तत्व को लोग किसान नहीं डालते हैं। जो हमने
ब्रोन का प्रयोग करता है, जिंक का प्रयोग करता है, इस तरह से माइक्रो यूनिट का प्रयोग करते हैं। और ये सारा चीज़, सारा तत्व अगर पौधा को नहीं मिलता है तो वो उत्पादन में कमी आता है। इस तरह से किसान को हमेशा जो है हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, यही मेरा सलाह है। किसान भाइयों, फसल में सिंचाई भूमि के प्रकार और फसल की जल मांग पर आधारित होती है। यदि आपने सामान्य विधि से बैंगन की फसल लगा रखी है तो इस मौसम 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, या जब भूमि में नमी की कमी हो तब हल्की सिंचाई करें। प्रदेश के बहुत से किसान बैंगन की खेती में ड्रिप का प्रयोग करते हैं, तो वो किसान कब कैसे सिंचाई करे, आइए जानते हैं। पानी चाहिए मात्र 50 ml हर दिन के हिसाब से। हर पौधा में 50 ml प्रतिदिन उसको पानी चाहिए। बहुत ज़्यादा हम लोग किसान क्या करते हैं कि पूरा पानी बहा के पटा देते हैं, जिससे उत्पादन कमी आ जाता है। और ड्रिप में अभी किसानों का वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि ड्रिप में सिंचाई करने से जो है इसमें कई एक तरह का बचत होता है। खरपतवार भी कम निकलते हैं, लेबर कम लगता है, खाद भी कम लगता है। इस तरह से मोटा मोटी 75% का बचत हो जाता है। मात्र 25% में ही हम उत्पादन ले लेते हैं। बैंगन की फसल में अक्सर रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स, जेसिड, सफेद मक्खी आदि का प्रकोप होता है, जो कि पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके बाद भी यदि कीटों का प्रकोप नहीं रुकता है, तब इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल और तना छेदक कीट भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दे एवं फसल पर इमामेक्टिन बेंजोएट 5 EC 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। दवा छिड़काव करने के पूर्व तैयार फलों की तुड़ाई कर ले और दवा छिड़काव के बाद 8 से 10 दिन तक फलों की तुड़ाई ना करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अच्छी बढ़वार हेतु तंबाकू की फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने तंबाकू की फसल लगा रखी है, उसमें अभी खरपतवारों के साथ साथ कुछ रोग और कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपने भी तंबाकू की फसल लगा रखी है तो उसमें खरपतवारों और कीट रोगों की रोकथाम कैसे की जाए, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के तकनीकी सहायक डॉक्टर उदय कुमार से। अभी का जो स्टेज है, जिसमें कि सभी लोगों का जो तंबाकू लगाए होंगे उनका फसल लगभग 80 से 90 दिन का हो चुका होगा। इस समय 2-3 बातों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। पहली, कि अभी आने वाले मौसम में ठंड का प्रकोप अभी और बढ़ेगा, इससे उनके पत्ते में झरका लगेगा और इससे पत्तों की क्वालिटी खराब होगी। दूसरा, पेड़ों के नीचे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के खेतों में ठोकरा जिसको कहते हैं वो जड़ से निकल के ऊपर की ओर आ चुका होगा। कई लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, कई लोग इसको छोड़ देते हैं और धीरे धीरे यह पूरे पत्ते के क्वालिटी को ही खराब कर देता है। तीसरी चीज़ है, तंबाकू के पत्तों में अच्छे से वजन आए तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि पाला से हम लोग कैसे बचाएं और पत्ते का क्वालिटी कैसे मेंटेन रखें। किसान भाइयों, बढ़ती ठंड के कारण तंबाकू की फसल में पाला लग जाता है, जिससे तंबाकू की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उससे अच्छी बढ़वार नहीं हो पाती है। फलस्वरूप आपके उत्पादन में कमी होने लगती है। तो किसान भाइयों, फसल को ठंड से बचाने के लिए कुछ प्रबंधन करने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। किसान भाइयों,
जो वातावरण में अत्यधिक ठंड के चलते पत्तों में जो झड़का आता है और पत्ते में जो पाला माढ़ा पकड़ता है, इससे बचाने का सबसे सरल उपाय है कि मिट्टी के अंदर हम लोग नमी को बनाए रखें, क्योंकि मिट्टी में जितना अच्छा नमी रहेगा वह पाले के प्रकोप को उतना ही कम करता है। तीसरी बात कि हमने पहले भी बात किया था इस पर कि तंबाकू के फसल में एक एक महीने के अंतराल पे 3 हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इससे तंबाकू के फसल का वजन तो बढ़ता ही है, दूसरे पाले के असर को भी वो कम करता है। दूसरी चीज, अपने खेतों का निरीक्षण बराबर करते रहें। कहीं भी उनको पत्ता झड़कने का या लाल होने का अगर दिखता है तो तत्काल वे एक बेनोमिल दवा आती है जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव कर दें तो आपको पाले से बहुत हद तक पौधे की सुरक्षा हो जाएगी। दूसरी चीज है, आप लोग तंबाकू में आने वाले कांखी का नियंत्रण तो करते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मौसम में कल्ले बहुत जल्दी बढ़ते हैं। किसान भाइयों, तंबाकू की फसल में मुड़ने के बाद कांखी बहुत तेजी से निकलती है, जिसका उचित नियंत्रण नहीं करते हैं तो आपके तंबाकू की पत्तियों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण आपकी फसल की गुणवत्ता घटने के साथ ही उपज में भी भारी कमी हो जाती है। इसलिए वो जैसे ही आपको 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच का दिखे उसी समय आप उसको निकाल करके हटा दें। तीसरा है, जड़ों के नीचों से अभी मौसम में आप देखेंगे कि 1 फीट, 2 फीट, 1.5 फीट तक तंबाकू की फसल में जड़ों के पास से ठोकरा निकालते हैं, जो मुख्य फसल से पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण तंबाकू में बढ़वार ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। साथ ही ये विभिन्न कीट और रोगों को आश्रय भी देते हैं। इसलिए आप हर एक पेड़ की निगरानी करके पत्तों के नीचे ध्यान दें और जो भी दिखे उसको हाथों से उखाड़ दें। इसमें ध्यान रखें कि उसमें फूल आने के पहले उखाड़ें, अन्यथा वह फूल से बीज बन के जब गिरेंगे तो अगले साल लाखों की संख्या में फिर से ठुकरा पैदा होंगे। किसान भाइयों, तंबाकू की फसल में कुकुड़ी रोग होता है। ये विषाणु जनित रोग है जो सफेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग के प्रकोप होने पर तंबाकू की पत्तियां छोटी और कुकुड़ी हुई दिखती हैं, जिसका समय से नियंत्रण नहीं करने पर पूरी फसल प्रभावित होती है। अतः इसकी रोकथाम कैसे करना है ये जानते हैं। अभी आप जब बेनोमिल दवा की छिड़काव करेंगे उसमें आप एस्पिक साइटोजाइम का भी अगर मिश्रण कर दें तो पत्ते हरे भरे और स्वस्थ अंतिम तक बने रहेंगे और उसमें वजन और क्वालिटी काफी आएगा। प्रदेश में अधिकतर किसान पशुपालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं और इस व्यवसाय से अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं, परंतु हमारे कुछ किसान पशुओं का दूध निकालते वक्त साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण दूध दूषित हो जाता है और इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। अतः आप पशुओं का दूध निकालते वक्त किन किन जरूरी बातों को ध्यान में रखें, जानते हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर ML गुर्जर से। किसान भाइयों, आज अपन जानकारी देंगे आपको स्वच्छ दूध उत्पादन क्या होता है। दूध उत्पादन प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है तथा स्वच्छ दूध उत्पादन उससे भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब स्वच्छ दूध उत्पादन पैदा करने के क्या उद्देश्य हैं, अपन क्यों स्वच्छ दूध उत्पादन करते हैं। उसका पहला उद्देश्य है अच्छी गुणवत्ता का दूध प्राप्त करना, बेहतर गुणवत्ता के साथ उसकी अच्छी मात्रा में प्राप्त करना। स्वच्छ दूध उत्पादन से दूध की जो रखने की क्षमता है यानी कीपिंग क्वालिटी, लंबे समय तक उसको खराब नहीं होने से रख सकते हैं। दूध से फैलने वाली बीमारियां को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब इसके उत्पादन की कौन कौन सी विधियां हैं। जिस जानवर से अपन दूध ले रहे हैं उसका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, उसे कोई संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए और आसपास का वातावरण जो वो साफ सुथरा होना चाहिए। जहां पर अपन दूध निकाल रहे हैं उसके वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए। स्वच्छ एवं जो दूध निकालने वाला ग्वाला है उसके हाथ साफ दूसरे धोने हुए होने चाहिए। उसके सिर पे साफा या टोपी होनी चाहिए जिससे लूज बाल वगैरह उसके दूध के अंदर नहीं गिरे। उसके सांप को पहले पानी से अच्छी तरह से
हाथ को धो के, उसके नाखून कटे हुए होने चाहिए, उसको कोई बुरी आदत जैसे नशा करना वगैरह, तंबाकू खाना ऐसी नहीं होनी चाहिए। जानवर पर खुरेरा करना चाहिए, यानी जो एक ब्रश आता है जिससे जो बाल हैं जानवर के उसी दिशा में ऊपर से नीचे की तरफ अपन खुरेरा ब्रश को घुमाते हैं, जिससे कि पशु के शरीर के ऊपर कोई गंदगी होती है या खुले बाल या जो लूज बाल होते हैं वो उस ब्रश से साफ हो जाएंगे, तथा पशु के शरीर में जो खून का परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़ जाता है जानवर में। प्लस उसके जो हाथ है वो जैसे लाल दवा जो कैमेनाफोर होता है पोटेशियम परमंगनेट से, उसके पानी के घोल में उसके हाथ धोने के बाद ही दूध निकालना चाहिए। और जिस बर्तन में दूध निकालने, बर्तन दूध निकालने वाले दूम शेप होने चाहिए, यानी कि उनका मुंह ऊपर से पूरा खुला नहीं होना चाहिए, बाल्टी की तरह नहीं होना चाहिए। जो दूम शेप दूध के बर्तन होते हैं वो दूध निकालने में काम में लेने चाहिए, जिससे कि उनको धोने के बाद वापस अच्छी तरह से सुटेबल पाउडर या डिटर्जेंट पाउडर से धोने के बाद उनको उल्टा सुखा के रखना चाहिए और दोबारा काम में लेने के पहले। और जो फीडिंग है, जानवर को अपन सूखा चारा नहीं खिलाना चाहिए दुहारी के समय, सिर्फ अपन हरा चारा या जो दाना है वो दुहारी के टाइम जानवर को अपन खिला सकते हैं, जिससे कि अपन उसके अंदर चारा दाना का वो कम से कम पार्टिकल वगैरह कम से कम। और दूध को छानना, यानी दूध धोने के बाद उसको अच्छे मलमल के सूती कपड़े से या फिर छलनी से छानने के बाद ही अपन को काम में लेना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि प्याज की पौध जो कि 50 से 55 दिन की हो गई हो, तैयार क्यारी में पंक्ति से पंक्ति 15 सेंटीमीटर एवं पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। पौध की रोपाई अधिक गहराई में ना करें। विलंब से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुआई यथाशीघ्र समाप्त कर दें और जो गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो गई हो उसमें एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को खेत में डालें। रबी मक्का की फसल में निराई गुड़ाई एवं सिंचाई कर मिट्टी चढ़ा दें। बैगन की फसल को तना एवं फल छेदक कीट से बचाने के लिए गिरसित तनों एवं फलों को इकट्ठा कर लें और उन्हें नष्ट कर दें। कीट का प्रकोप अधिक संख्या में हो तो स्पेनोसेट 48 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। दुधारू पशुओं में दूध में निम्न तापमान के कारण आई कमी को दूर करने के लिए नियमित रूप से दाने के साथ कैल्शियम भी खिलाएं। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं बांधें एवं उनके बैठने की जगह पर सूखी घास या राख का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला बक्सर के कृषक भवानी सिंह ने। यह मटर की फसल में लगने वाले भभूतिया रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो भवानी सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जब ठंड काफी पड़ती है तो उस समय चूर्णिल आस्था रोग का या कह सकते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू का तथा डाउनी मिल्ड्यू जिसको हम लोग मिर्दोरोमी रोग कहते हैं,
ये दोनों रोग का प्रकोप शुरू में जब कह सकते हैं पौधा करीब 30 दिन का हो जाता है तो रोग के लक्षण आना शुरू हो जाता है। ये जब ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है और जब क्लाउडी वेदर रहता है और उसके बाद में जब 2 या 3 दिन लगातार कस करके स्कॉर्चिंग सन या कस चिलचिलाती धूप रहती है तो उस समय इस रोग का प्रकोप बहुत तेजी से होता है। इसके फलस्वरूप पाउडरी मिल्ड्यू रोग का लक्षण पत्ती में दिखाई पड़ते हैं, इसके टेंडिल पे बनते हैं, इसके तना पे भी दिखाई पड़ते हैं और खास करके जब छीमी बनता है या मटर बनता है उसमें भी इस रोग के लक्षण आते हैं। ये रोग के लक्षण सफ़ेद पाउडर नुमा जो चारों तरफ पूरे पौधा को ढक लेता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम हो जाती है और ठीक से फल को बढ़ने नहीं देता है, जिसके कारण दाना अच्छा बनता नहीं है और जिसके कारण से फल में या उपज में कह सकते हैं कि कमी आ जाती है। तो इस तरह यदि रोग के लक्षण दिखाई पड़े और यथाशीघ्र आप केराथिन नामक दवा का छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से इस रोग को हम लोग आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सब सावधानी यदि आप बरतेंगे तो निश्चित रूप से आपको मटर ज़्यादा मिलेगा और आप एक सफल किसान कहलाएंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार हेतु विभिन्न फसलों के कैसे बचाएं पाले के हानिकारक प्रभाव से। उचित बढ़वार हेतु मक्का की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।